ओके जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? गुड है, याद हो गया है चीज़ें? गुड, चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह। बस यार मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था, तो मैंने कहा कि सब कुछ होना चाहिए, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। रोड मैप ये है कि आपने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, सही है जी। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हॉटसॉन इंटरप्राइज कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फैशन क्लोथिंग टू रिटेल स्टोर्स। इट्स ईयर एंड वॉज 31 मार्च 2005। You are the audit manager and the year end is due to commence shortly. The following three matters have been brought to your attention, जिसमें से पहला मैटर यह है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सही है जी। अच्छा भाई, supplier statement reconciliation. Hotsun receives monthly statements from the main suppliers, and although these have been retained, none have been reconciled to the payable ledgers as at 31 मार्च 2005। अच्छा, ये इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन भी आपने ही करनी है क्योंकि आप समझें कि ये एग्जाम सिचुएशन है। The engagement partner has asked the audit senior to recommend the procedures to be performed on the supplier's statement. तो अगर आपने इस अंग्रेजी को पिक किया है तो आप इस पर मुझे कुछ प्रोसीजर्स लिख के दिखा दें, क्योंकि ये ऑल टुगेदर नया मंजन है। अच्छा अहमद, आपका सवाल है कि इसमें सिर्फ सप्लायर स्टेटमेंट से रिलेटेड लिखना है, तो भाई आप ये देखें कि सवाल क्या मांग रहा है। मैंने हेल्प कर दी तो फिर मसला हो जाएगा जानी। अच्छा जी, पहला जो है हम सोल्यूशन रीड कर लेते हैं जो कि वसीम ने लिखा है। वसीम लिखते हैं, डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर रिगार्डिंग द स्टेटमेंट वाई एंटिटी हैज नॉट रिकनसाइल्ड विद द लेजर इवेल्युएट वेदर। वेरी रॉन्ग वसीम, वेरी रॉन्ग। Select a sample of supplier statement, reconcile them to the accounting records to ensure completeness and valuation of payables. Select sample of payable balances from the supplier statement, send direct confirmation. Hotsun should also make sure that it receives supplier statements monthly. एक सही है, बाकी गलत है। तकवा लिखते हैं, Hotsun should obtain the list of payables from the supplier ledger and agree balances with the general ledger. अच्छा, पहला तकवा गलत हो गया क्योंकि आपने कहा कि भाई लिस्ट ऑफ पेबल उठा लें और लेजर से मैच कर लें। दिस इज नॉट द केस हेयर। वो मुझे कह रहा है कि आप जो है सप्लायर स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या काम करेंगे। Hotsun should obtain monthly account statement from the supplier and agree balances with the control account. This one is right, but not from the control account but the subsidiary account. सही है तकवा, ये बात याद रखिएगा, subsidiary account से मैच करेगा। Control account is basically the sum of all accounts. Inquire from Hotsun why they were unable to reconcile monthly statement with payable ledger. तीसरा भी गलत है, यानी आपने तकवा से एक सही लिखा। Mohammad Usman, reconcile the supplier statements of payable ledger to verify the valuation of payable. Supplier statement should be in original form, not photocopies. नहीं, ये भी नहीं है भाई, गलत मोहम्मद उस्मान। Select a sample of payable and send direct confirmation. Very wrong, वेरी रॉन्ग। हाँ जी, बाकी बच्चे नहीं। मूसा गलत, गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। खिजर लिखते हैं, इंश्योर दैट ऑल 12 month statements of supplier have been retained by the company, send external confirmation, reconcile the statement with payable ledger. For any discrepancy, inquire from the management about those differences. खिजर दो सही हैं तुम्हारे। फरिया लिखती हैं, select a sample of payable account and vouch them with the supporting document like purchase order. Wrong। हाँ भाई, हम ज़रा इस पे तबसरा करें, हम ज़रा इस पे तबसरा करें। आ जाए जी, कर लेते हैं, चलें जी, ओके। अच्छा पहले बताओ, नया मंजन है ना, अभी मैं आपको वो घिसे पीटे सवाल कराऊं जिसके अंदर आपके पास वही वही रटी रटाई चीज़ें हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना टाइम दिया था मैंने तुम्हें। चलें, अच्छा अब यहाँ पे ज़रा एक बात को फोकस कर लेते हैं। हमने कहा शेप आउटलाइन को हम रखते हैं ब्लैक। अच्छा मैंने कहा कि भाई ये मेरे सब्सिडरी अकाउंट्स हैं,
अच्छा, सब्सिडरी अकाउंट्स का मतलब पता है ना, सब्सिडरी अकाउंट्स में सर ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस सबका आ रहा होता है, ऐसा ही है, ये बात तो पता है ना बच्चों? सही है, हमने कहा ए बैलेंस, सही है जी, हमने कहा कि सर हमारे पास बी का बैलेंस है, और हमने कहा कि सर हमारे पास सी का बैलेंस है, ऐसा ही है। अच्छा, यही सारे बैलेंसेस जाके मेरे बच्चों कहाँ पे पार्क होंगे? जल्दी बताओ, सही बताना एकदम, सारे बैलेंसेस कहाँ पे जाके पार्क होंगे? कंट्रोल अकाउंट में, वेरी गुड, कंट्रोल अकाउंट में पार्क होंगे। तो पहले तुम्हें ना फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग अगर अच्छी होगी तो हमारा ऑडिट भी अच्छा होगा। ये सारे बैलेंसेस ऑल टुगेदर मेरे बच्चों जाके पार्क हो जाएंगे कंट्रोल अकाउंट के अंदर, सही है जी। तो हमने कहा ये सारे बैलेंसेस हमारे पास जाके पार्क हो जाएंगे कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ये फिनोमिना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये सप्लायर्स तुम्हें स्टेटमेंट भेजते हैं? क्या ये सप्लायर तुम्हें स्टेटमेंट भेजते हैं? यस और नो? यस सर, भेजते हैं। हमारी मस्ती ये है कि हम इसको रिकंसाइल नहीं करते, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं सप्लायर स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल कर लूं सब्सिडरी लेजर से, अगर मैं इसको मेरे बच्चों रिकंसाइल कर लूं सब्सिडरी लेजर के बैलेंस से, तो क्या मेरा कंट्रोल अकाउंट ऑटोमेटिकली सही होगा? सवाल है जी मेरा आप लोगों से। हाँ जी, ऐसा ही है ना, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही होगा। तो आपको पार्टनर ने यही तो कहा है कि भाई आप सप्लायर स्टेटमेंट के ऊपर क्या काम करेंगे, आप बाकी चीज़ों तो भूल जाएं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर 12 महीने हैं और 12 महीने में 12 सप्लायर स्टेटमेंट आती हैं, तो मैं प्लीज सुनिएगा, मेरे पास बहुत सारे सप्लायर होंगे, हो सकता है भाई 3 तो 3 के 3 पे कर लेना। मैं सबसे पहले एक काम करूंगा कि मैं सप्लायर स्टेटमेंट को पिक करूंगा, और सप्लायर स्टेटमेंट को पिक करके मैच करूंगा कौन से लेजर से, सब्सिडरी लेजर से या कंट्रोल अकाउंट से। हाँ जी, सब्सिडी लेजर से, ऐसे। अच्छा देखो, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जो मेरे पास कंट्रोल अकाउंट में ट्रेड पेएबल का टोटल आ रहा है, क्या वो सही है? और आप सब मुझे बताएंगे अगर मेरे कंट्रोल अकाउंट में ट्रेड पेएबल का टोटल सही है तो मेरे एफएस में भी सही होगा, ऐसा है। तो ये बात तो हमने सीख ली कि भाई वहां पे भी वो सही होगा। अब दूसरा सवाल मेरा भाई वो ये कह रहा है पार्टनर आपको कि सप्लायर स्टेटमेंट जो आपको मिलती है सप्लायर की तरफ से कि भाई उसको आपको इतने पैसे देने हैं, तो वो सप्लायर स्टेटमेंट को आप अपने एक एक इंडिविजुअल सब्सिडी लेजर से मैच करें तो आपका हिसाब किताब सही हो जाएगा। भाई ऐसा है, अगर मैं एक एक को बैलेंस को मैच करूंगा तो मैं कहूंगा ना कि एजेड पे मेरी लायबिलिटी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल अकाउंट पे सही होगा। तो मुझे पार्टनर ने क्या पूरे ट्रेड पेएबल पे काम करने को कहा या सप्लायर स्टेटमेंट पे स्पेसिफिकली? हाँ जी, पूरे ट्रेड पेएबल पे या सप्लायर स्टेटमेंट पे स्पेसिफिकली? सप्लायर स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, आप खुद दिमाग लगाओ कि आप जो हैं पूरे ट्रेड पेएबल को ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे ये बता रहे हो पार्टनर को कि भाई हम सप्लायर स्टेटमेंट पे क्या काम करेंगे। और इसको यूं सोचो कि अगर आप, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप क्लाइंट पे बैठे हुए हैं या फर्म में बैठे हुए, पार्टनर आपके पास आया और पार्टनर आपको बोलता है सप्लायर स्टेटमेंट पे तुम काम करो, क्या काम करोगे जल्दी बताओ, तो तुम ये कहोगे कि मैं लिस्ट ऑफ सप्लायर्स लूंगा, उसके मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा, फिर कंफर्मेशंस भेजूंगा। वो तुम्हें वहीं पे गुद्दी पे चमाट मार देगा। वो तुमसे पूछ क्या रहा है, पेबल पे काम करना है या सप्लायर स्टेटमेंट पे? सर आपका जवाब आना चाहिए सप्लायर स्टेटमेंट पे, खत्म, उस पर ही काम बताओ क्या करोगे। क्लैरिटी है? अब आगे सुनो, क्योंकि अगर सप्लायर स्टेटमेंट से बैलेंसेस मैच है तो आपका पेबल का बैलेंस बिल्कुल सही है। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो सप्लायर स्टेटमेंट है ये भी थर्ड पार्टी एविडेंस है ना? ये भी थर्ड पार्टी एविडेंस है ना? फर्क कितना है कि ये मुझे डायरेक्ट नहीं मिला,
फर्क इतना है कि ये मुझे डायरेक्ट नहीं मिला, ऐसा ही है ना, फर्क इतना है कि मुझे डायरेक्ट नहीं मिला, ये क्लाइंट आपको देता है कि उसके पास आता है, हाँ ऐसा है, बिल्कुल बस यही फर्क है। यस, पर मुझे एक बात बताओ, स्टिल दिस इज द एविडेंस, दिस इज द एविडेंस बट नॉट रिसीव डायरेक्टली, ऐसा ही है ना। हाँ, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं स्पेसिफिकली पार्टनर, या मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई आप सप्लाई स्टेटमेंट पे काम करोगे तो क्या करोगे, तो आपने स्पेसिफिकली वही बताना है ना, टारगेटेड बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ सिचुएशन में जाके, आपने सप्लायर स्टेटमेंट उठाई और आपने एक एक सप्लायर स्टेटमेंट का बैलेंस किससे मैच किया, जल्दी बताओ किससे मैच किया, लेजर लिखेंगे या सब्सिडी लेजर लिखेंगे, जल्दी बताओ। सब्सिडी लेजर। अच्छा, अगर वो मैच हो गया तो क्या हम कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ जी, क्या हम कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ जी, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या हो गया हमारा कि भाई सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट्स एंड मैच देम विथ सब्सिडी लेजर्स, and if it matches with the balance we don't need to perform any further procedures, ऐसा है, and trace it to the subsidiary accounts, very good, बिल्कुल सही कहा था। पहले बताओ, पहला प्रोसीजर क्लियर है, पहला प्रोसीजर कि भाई आप भी तो यही करेंगे ना, सप्लायर स्टेटमेंट लेके मैच करेंगे, हो रही है नहीं हो रही है, इसके अलावा क्या करूंगा मैं। अच्छा, अब अगेन, अच्छा उषा कह रही है इससे डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे, अगेन हियर द पर्पस इज टू वेरीफाई the accounts payable balance, या पर्पस इज टू वेरीफाई थ्रू दी सप्लायर स्टेटमेंट। वो देखो स्पेसिफिकली कह रहा है, वो स्पेसिफिकली कह रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर ने आपको कहा है कि भाई आप प्रोसीजर्स बताएं जो कि सप्लायर स्टेटमेंट्स पे होंगे, बस सिर्फ सप्लायर स्टेटमेंट। देखो स्पेसिफिकली मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा, स्पेसिफिकली कह रहा है वो। उषा बात क्लियर है, तो हम इसको टारगेटेड लेके चलते हैं। अच्छा चलो आप सब मुझे बताओ, अगर आप सब लिख भी लेते हैं कि कंफर्मेशन भेजेंगे, क्या उसको आपका नंबर मिलता, हाँ भाई क्या उसके नंबर मिलते आपको, जल्दी बताओ। एक नंबर भी मिलता उसका, नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि वो आपसे पूछ ही नहीं रहा, उसको पता है बच्चा रट्टा लगा के आया, उसको पता है कि बच्चे को पता है ठक 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 ये प्रोसीजर्स में लिखूंगा। पर मैंने तो आपकी टेस्टिंग वो करनी है कि जो वो नहीं पूछ रहा आज तक, बात क्लियर है। चलें, आई होप पहली चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, फरिया कह रही है कि सर सप्लायर स्टेटमेंट को डायरेक्ट मंगवाते हैं ना सर। अच्छा देखो, सप्लायर स्टेटमेंट्स क्या हम मंगवाते हैं या सप्लायर खुद क्लाइंट को बेचता है, जल्दी बताएं। हम तो नहीं मंगवाते ना, खुद बेचता है, वेरी गुड, खुद बेचता है। हम तो कंफर्मेशन भेजते हैं, और आपको पता है बाज़ औक़ात जब हम कंफर्मेशन भेजते हैं ना, कंफर्मेशन में भी वही चिपका के देता है, पर फर्क क्या होता है, वो हमें डायरेक्ट आती है। फर्क यही होता है ना कि वो मुझे डायरेक्ट आती है, ऐसा है। चलें, वेरी गुड, यानी अब आपको ऑल टुगेदर आई होप ये बात क्लियर हो गई, सही है जी, पक्की बात है। आगे लेके चलें, पहला प्रोसीजर ये मैच करो, मैच हो गया, खत्म, कहानी, आगे कुछ भी नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। चलें अब आगे एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा व्हाट इफ डिफरेंस हो, समझते हैं पहले। मैंने कहा व्हाट इफ डिफरेंस हो, तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर वो डिफरेंस है तो क्या आपको लगता है, आप सब दिमाग लगाएं, क्या आपको लगता है कि वो गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से भी हो सकता है? हाँ जी, टाइमिंग डिफरेंस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं मेरे बच्चों, ताकि यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट आई एम ऑडिटिंग। ये मुझे सीखना है, सुने बहुत फोकस होके। सप्लायर स्टेटमेंट जो आपको आती है, आप खाली एक फ्रेमवर्क बनाए दिमाग में, आप खाली एक फ्रेमवर्क बनाए। सप्लायर स्टेटमेंट जो मुझे रिसीव होती है मेरे बच्चों, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि सप्लायर स्टेटमेंट जो आपके पास आती है उसमें इनवॉइस वाइज ब्रेकअप होता है, इस इनवॉइस के इतने पैसे, इस इनवॉइस के इतने पैसे, इस इनवॉइस के इतने पैसे, जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ऐसा है? फ्रेमवर्क बनाओ दिमाग में, फ्रेमवर्क बनाओ, ऐसा है ना। चलें, तो अब अगर हम सप्लायर स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं और हमारा बैलेंस उससे मैच नहीं हो रहा, तो हमारे सब्सिडी लेजर में भी तो इनवॉइस वाइज ब्रेकअप आ रहा होता है ना। तो अगर आपने रिकनसाइल किया और आपका रिकनसाइल नहीं हुआ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर आर सम गुड्स इन ट्रांजिट,
देयर आर सम गुड्स इन ट्रांजिट जो किसने बेचे होंगे, सप्लायर ने, अब तक आपको रिसीव नहीं हुए, तो वो चस्सी अपना रिसीवेबल बुक करके बैठा होगा, आपने पेएबल नहीं बुक किया तो आपने गलती की हुई है। जल्दी बताओ, आपने गलती की हुई है? नहीं सर हमने नहीं की हुई। पर क्या ये टाइमिंग डिफरेंस क्लियर हो जाएगा? बट क्या ये टाइमिंग डिफरेंस क्लियर हो जाएगा? यस, आपके सप्लायर शिप नहीं आ रहा, पर ये आप वैलिडेट कैसे करेंगे? आप वैलिडेट कैसे करेंगे? आप देखेंगे उसका जीआरएन अब तक नहीं बना होगा, आप देखेंगे उसका जीआरएन अब तक नहीं बना होगा, ऐसा है? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, बिल्कुल लॉजिकल चलें, बिल्कुल लॉजिकल, क्या उसका परचेज ऑर्डर बन चुका होगा? क्या उसका परचेज ऑर्डर बन चुका होगा? वेरी गुड यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, बन चुका होगा। ऐसा है? पर हमारा अच्छा, मोहम्मद अली कह रहे हैं सप्लायर स्टेटमेंट तो जीआरएन बनाने के बाद नहीं आती। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या वो अपने पास अपनी सेल आपके रिसीव होने पे बुक करेगा या अपने निकालने पे बुक करेगा? हाँ जी जल्दी बताओ। अपने डिस्पैच करने पे बुक करेगा ना, सही है, बात समझ आ गई मोहम्मद अली? तो इसलिए हमने तो कुछ भी नहीं बुक किया ना, आप उससे नहीं कंपेयर करो, उसका जीडीएन बना होगा, हमारा जीआरएन नहीं बना अब तक, सही है? तो इसकी अंग्रेजी लिख के बताते हैं आप लोग दूसरे प्रोसीजर की, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, तकवा बिल्कुल सही कह रही हो, सब्सिक्वेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो तकवा, बिल्कुल सही कह रही हो, परफेक्ट। हाँ जी, इसकी अंग्रेजी लिख के बताते हैं, इसकी अंग्रेजी लिख के बताएं जल्दी से मेरे बच्चों, अंग्रेजी लिख के बताएं इसकी दूसरे पॉइंट की इंग्लिश जो मैंने अभी आपको बताया। मैं इसको उर्दू में बता रहा हूं, आप इंग्लिश में लिखें। अगर कोई डिफरेंस आता है तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे वेदर देयर इज द डिफरेंस ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट। हाँ जी जल्दी लिख के बताएं मेरे बच्चों। ओके, जैनब ने लिखा है फॉर एनी डिफरेंसेस इन अमाउंट इंक्वायर मैनेजमेंट दैट इफ इट इज बिकॉज ऑफ द कैश इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट। वेरी गुड, फॉर एनी डिफरेंसेस इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट एनी स्टॉक इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम द सप्लायर। वेरी गुड। अब पहले बताओ, अब प्रैक्टिकल लाइफ में घुस के समझ आया ना? यही करते ना, खुद बताओ, अल्लाह की कसम यही करते ना। पर खैर मुझे पता अल्लाह की कसम नहीं खाना, तुम लोग ये नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है। पर अब बात समझ आ रही है कि सप्लायर स्टेटमेंट पे क्या काम होगा? यही ना, मैच हुआ हो गया, नहीं हुआ तो पूछूंगा क्यों नहीं हुआ भाई, और उसके रीजन मुझे पता है। क्लियर है? वेरी वेल रिटन भाई, वेरी गुड वेरी गुड। पर आपको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। चलें, अब हमने कहा कि सर अगर मैं इसका आपको सजेस्टेड आंसर दिखाऊं तो प्लीज यहां पे आपकी स्क्रीन पे पहले बताओ क्लियरली आ रहा है? मैंने थोड़ा सा आज इसको बोल्ड वोल्ड रखा हुआ है ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके गुड, आगे देखें। यहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने? सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। क्या आपको लगता है कि मुझे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही सेलेक्ट करना चाहिए? एंड अभी मैं आपसे अगर पूछूं यहां पे आपको घेरने के लिए कि क्या आपको याद है व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? हाँ जी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अगर वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो क्या आप उसके रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट कर पाओगे? हाँ जी, क्या आप उसके रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट कर पाओगे? नो। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि व्हाई डू यू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? हाँ जी, व्हाई डू यू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? अंग्रेजी में लिख के बताते हो? हाँ जी, इसका स्पेसिफिक जवाब बताओ मुझे। व्हाई डू वी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? यस, टू प्रोजेक्ट द रिजल्ट ऑन ओवरऑल पॉपुलेशन। तो ये बात याद रहेगी। तो ये बीच बीच में जो आती रहती हैं चीजें वो भी बताता रहूंगा। इट कवर्स मेजर नहीं, रॉन्ग, टू इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। सही है, इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट द रिजल्ट ऑन ओवरऑल पॉपुलेशन, ये इसका आंसर है।
सही है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलें खैर, select a sample of year end supplier statements and agree the balance with the purchase ledger of Hawthorne. If the balance agrees then no further work is required. क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये सही लिखा हुआ है? Very good. अब दूसरा, where the difference occurred due to invoice in transit, confirm from the good received note whether the receipt of goods were pre-year end. If so, confirm that this receipt is included in the year end accruals. वो क्या कह रहा है, अगर कोई डिफरेंस आया है और अगर आपने जाके देखा और उसका जीआरएन पहले बना हुआ तो क्या आप उसकी एंट्री बनवा देंगे, पेबल में डलवा देंगे? जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्योंकि अगर जीआरएन है तो भाई पेबल में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? जीआरएन बनाया हुआ है तो याद है आपको, याद आ रहा है परचेजेस में एक कंट्रोल था कि जितने जीआरएन बन गए उतने रिकॉर्ड भी हो चुकी हो, जितने जीआरएन बन गए उतने रिकॉर्ड भी हो चुके हों। ऐसा है तो भाई आप तो ऑडिटर बन के देखेंगे ना, आप तो देखेंगे जीआरएन बन गया तो पेबल भी होना चाहिए। ये कैसी बकवास है कि पेबल बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो? क्लियर है भाई? आगे फिर वो कह रहा है where the difference occurred due to cash in transit from Hawthorne to the supplier, confirm from the cash book and bank statement that cash was sent pre-year end. यानी अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका पेएबल कम आ रहा है और उसका रिसीवेबल ज़्यादा आ रहा है तो क्या ये कैश इन ट्रांजिट की वजह से हो सकता है? बट क्या आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे या वेरीफाई करेंगे? और वेरीफाई करके चेक देखेंगे कि चेक किस तारीख का कटा हुआ है। अगर चेक ईयर एंड के बाद का कटा हुआ हो तो हाँ जी, अगर चेक ईयर एंड के बाद का कटा हुआ तो क्या करेंगे? रिवर्स करा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, इसने टोपी ड्रामे किए हुए। सही है जी। और अगर उसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं, तो भाई वो एरर हो सकता है कि भाई अमाउंट गलत पंच हो गई, तो क्या आप फिर एक एक इनवॉइस को मैच करके नॉर्मली इसको देख सकते हैं? यस। पर फिर वो आप जो सुपरवाइजर है परचेज लेजर का उससे डिस्कस करेंगे भाई और क्या मुसीबतें हैं जब सारी चीजें हो गई हैं। हाँ जी बच्चों, बात समझ आई? अच्छा अब बताओ, था ना मजे का सवाल? अब बताओ तुम लोगों को मैं वो करवाऊँ, अगर रिसीवेबल भेजेंगे, कंफर्मेशन भेजेंगे, एजिंग देख लेंगे, तो यार वो फजूलियात है। सही है जी। अगला सवाल करें, इन पे सवाल है। सोचें, समझें और फिर लिखें। चलें, जैन आपने लिखा है पर दिस इज क्वाइट जेनरिक। नहीं, थोड़ा सा गलत है खिजर। देखो इसमें पंगा समझाता हूँ। इसमें पंगा ये है कि लास्ट टाइम ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि आपकी पेमेंट हुई थी ईयर एंड के बाद। सही है जी। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि पेमेंट हुई थी ईयर एंड के बाद। देखो क्या लिखा हुआ है, एरर्स वर डिस्कवर्ड विद द नंबर ऑफ पोस्ट ईयर एंड चेक्स बीइंग प्रोसेस्ड प्रायर टू द ईयर एंड टू रिड्यूस पेएबल। यानी ईयर एंड के बाद चेक काटा गया था पर उसको रिकॉर्ड किया गया था ईयर एंड से पहले, ताकि आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएं। ऐसा है जी। नहीं, टेस्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे काम नहीं करेगा ताहा। तो अगर मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊं, क्या आपको इस बात पे यकीन है? प्लीज सुनिएगा कि अगर देखो थोड़ा सा सोचने की बात है, यहाँ पर सोचने की बात है। पहले सिचुएशन को समझो, मेरे साथ एब्जॉर्ब करो। सिचुएशन क्या है? ये नॉर्मल सिचुएशन को मैंने थोड़ा सा हट के बना दिया है यहाँ पे, इसमें से मैंने कुछ चीज़ें डिलीट भी की हैं तुम्हारे लिए। सिचुएशन ये है कि भाई लास्ट ईयर जब हमने ऑडिट किया था तो हमें बात पता लगी थी
कि ईयर एंड के बाद चेक कटा है तो उसका पेबल रिवर्स भी कब होना चाहिए, पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट कब होना चाहिए, इस साल या अगले साल? हाँ जी, अगले साल। ऐसा ही है ना, तकवा गलत, कैश रिसीव नहीं, कैश पेड होना चाहिए यहां पे बल्कि। चलें अब मैं आपको बताता हूँ। सही जी, तकवा थोड़ा सा गलत लिख दिया आपने। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पे जेब से पैसा जा रहा है ना कि जेब में पैसा आ रहा है। सही जी, पेबल्स की बात हो रही है, पहले तो ये सीख लो। दूसरी चीज़ सिखा रहा हूँ तुम लोगों को आज। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपका रिस्क है कि क्या कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं हुआ कि इस साल की लायबिलिटी रही हो जबकि सेटल बाद में हुई हो और यहाँ पे लायबिलिटी को कम कर दिया हो। यानी लॉजिकल सी बात है, अगर मैं बैंक का चेक काट रहा हूँ और ईयर एंड के बाद काट रहा हूँ तो वो पेबल कम भी ईयर एंड के बाद ही होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ दिमाग लगाना होगा, मेरी एक एक बात को फोकस होकर सुनना होगा। तो प्लीज़ फोकस होकर सुने। पहला पॉइंट, आपका जो कैश या बैंक बुक का बैलेंस होता है, कैश या बैंक बुक का बैलेंस होता है, क्या आप उसको कंफर्मेशन से या बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं? क्या आप उसको कंफर्मेशन से कंपेयर करते हैं? हाँ, वेरी गुड। अब देखें, अब सुनिएगा, एक मिनट मैं ज़रा यहाँ से ये उठा लूँ। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये आ रहा है बैंक स्टेटमेंट और ये आ रहा है मेरे पास बैंक बुक या कैश बुक कह लें आप, मैं इसके बैलेंस को इसके बैलेंस से कंपेयर करूंगा सबसे पहले। इसके बैलेंस को इसके बैलेंस से कंपेयर करूंगा सबसे पहले। अच्छा, पता है मुझे क्या मिल जाएगा? ये मैं तरीका बता रहा हूँ ये चीज़ वेरीफाई करने का। मुझे मिल जाएगा डिफरेंस। आप मुझे बताएंगे, सोच के बताना। अगर मैंने चेक, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, अगर मैंने चेक काट दिए होंगे तो मेरी बैंक बुक के अंदर, मैं तुमसे पूछता हूं, मेरी बैंक बुक के अंदर क्या वो बैलेंस कम हो चुका होगा या उतना ही होगा? हाँ जी, ऐसा है। हमने कहा कि सर आपके लिए हमने यहां पे लिख दिया बैंक बुक वुड हैव बीन रिड्यूस्ड। सही लिखा हुआ है, बैंक बुक वुड हैव बीन रिड्यूस्ड, ऐसा है। चलें, और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, ऐसा है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐसा ही है। हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अच्छा, बात सुनिएगा, अब दो चीजें बताओ मुझे प्लीज यार, फोकस होके मेरी जान, मेरे बच्चों तुम्हारे लिए सेशन है, सुनो इधर। क्या मैं कह सकता हूं कि इस अनप्रेजेंटेड चेक्स में कुछ जेन्युइन अनप्रेजेंटेड है? हाँ जी, कुछ जेन्युइन अनप्रेजेंटेड है। वेरी गुड। अब सुनिएगा, अच्छा तकवा पूछ रही है अनप्रेजेंटेड में और अनक्रेडिटेड में डिफरेंस क्या है? अच्छा, अनक्रेडिटेड का मतलब है कि मुझे पैसे मिल चुके हैं, मैंने चेक जमा करवाया, अभी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, वो रिसीट है, ये पेमेंट है। तकवा क्लियर है? सही है। अच्छा, ये केस दोबारा बता देते हैं भाई। मैंने कहा मैंने जो बैंक बुक का बैलेंस उठाया वो कम है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज़्यादा है। अच्छा, चाहे जेन्युइन अनप्रेजेंटेड हो या फेक अनप्रेजेंटेड हो, दोनों केसेस में बैंक स्टेटमेंट में से तो पैसा नहीं गया होगा, ऐसा है? बैंक स्टेटमेंट से पैसा नहीं गया होगा। आपने क्या किया होगा? आपने कुछ जेन्युइन चेक काट के दिए होंगे 31 दिसंबर से पहले और कुछ चेक काटे होंगे 31 दिसंबर के बाद, ऐसा ही है।
तो अब आपने जब रिकॉन बनाई तो आपके पास बैलेंस कम आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ये भी बात मुझे समझ आ रही है। अच्छा, पर बैंक स्टेटमेंट मेरे बच्चों सुनिएगा, लेकिन सिचुएशन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या कह रहे हो दानिश मेरी जान, क्या कह रहे हो? सिचुएशन ऊपर पढ़ी है, सवाल पढ़ा है तुमने मेरे भाई? सवाल तुमने पढ़ा नहीं है और तुम बोल रहे हो कि सिचुएशन। भाई सवाल तो रीड करो। सवाल में ये कह रहा है कि भाई पिछले साल ये डिस्कवर हुआ था कि पोस्ट ईयर एंड चेक्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईयर एंड के बाद काटे गए चेक्स, हमने ईयर एंड से पहले रिकॉर्ड कर लिए थे। ये मसला है, ये मसला है। क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी नहीं है भंगी, तुम्हारी इंग्लिश में एम्बिग्यूटी है, उसको सही करो। चसी, अब बात समझ आई? ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 बार एक्सप्लेन किया है। जल्दी बता दानिश, जल्दी प्लीज। सही है, ओके गुड। क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी डाल दी भंगी, खुद को इंग्लिश नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन पे डाल दिया, क्वेश्चन ही गलत है। इधर देख ले भाई जल्दी, चलो इधर प्लीज फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, जब दोनों में डिफरेंस आ गया तो अब मैंने दो, देखो तुम्हें कनेक्टेड रखा हूं ना, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ अनप्रेजेंटेड ऐसे होंगे जो जेन्युइन अनप्रेजेंटेड है, जल्दी बताओ यस और नो। कुछ अनप्रेजेंटेड ऐसे होंगे जो जेन्युइन अनप्रेजेंटेड है, यस। और कुछ अनप्रेजेंटेड ऐसे होंगे जो कि जेन्युइन होंगे ही नहीं, वो कटे ही ईयर एंड के बाद है, वो कटे ही ईयर एंड के बाद है। अच्छा, अब दूसरी चीज बता रहा हूं, आप 2 प्रोसीजर्स कर सकते हैं। इस पे आप रिकंसाइलिंग आइटम सेलेक्ट करेंगे सैंपल बेसिस पे। किस बेसिस पे जल्दी बताओ? रिकंसाइलिंग आइटम सेलेक्ट करेंगे किस बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे। ऐसा ही है। तो जब आप अभी वो भी उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। फरिया कह रही है सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से चेक करेंगे। अच्छा, मुझे सब एक बच्चों बात बताते हो, अगर मैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से चेक करूंगा तो सब्सिक्वेंटली वो तो मुझे क्लियर होता हुआ दिखेगा ही, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। सब्सिक्वेंटली क्लियर होता हुआ तो दिखेगा ही। पर मैं कह रहा हूं कि क्या उसको इस साल में लायबिलिटी को कम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? फर्क कितना है पहले बताओ बच्चों, बात समझ आई? क्लियर है? चलें गुड। अब यहां तक हम साथ हो गए। अब आगे सुनिएगा। मैंने अनप्रेजेंटेड चेक्स का सैंपल सेलेक्ट किया। अनप्रेजेंटेड चेक का सैंपल सेलेक्ट करके मैंने डेट को देखा, प्लीज सुनिएगा। अनप्रेजेंटेड चेक का सैंपल सेलेक्ट करके मैंने डेट को देखा और डेट को देख के मुझे पता लगा कि भाई ये चेक तो काटा ही ईयर एंड के बाद गया, तो क्या उसको रहने दूं या रिवर्स करवाऊं? रिवर्स करवा दूंगा। वेरी गुड। अब एक और चीज, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा। एक और चीज ये कि कुछ आपको बड़े लॉन्ग आउटस्टैंडिंग दिख रहे होंगे। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि उसको 5-6 महीने हो चुके हैं, वो अब तक क्लियर नहीं हुए। तो क्या वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग को भी रहने दोगे या रिवर्स करवा दोगे? अच्छा जी, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग चेक होते हैं जिसको 6 महीने हो जाते हैं, उसको पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर आपने बिजनेस लॉ पढ़ा हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हो। वेरी गुड। स्टेल चेक, बेहतरीन। स्टेल चेक होता है। अच्छा, स्टेल चेक इज नो मोर इनकैशेबल, ऐसा ही है, वो अब इनकैश नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे बेटा जब वो करा ही नहीं सकता तो तूने क्यों अपनी लायबिलिटी कम की है? वापस से शाबाश उसको ऐड बैक करो। तो हम उसकी एंट्री रिवर्स करा देंगे, बैंक को डेबिट कर लेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कभी बैंक से वो गए नहीं थे, कैश बुक में से गए हुए थे। ऐसा है। वेरी गुड। अब बताओ यहां तक कहानी क्लियर है? तो यानी हाँ, अब एक और बात बताओ। हमजा खान का एक सवाल है, सब बताना, अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। क्या पोस्ट डेटेड चेक, यानी आपने आगे की डेट का चेक काट के दिया हुआ है, तो क्या वो इस साल आएगा या अगले साल आएगा? जल्दी बताओ, सोच के बताना। आज काट के दिया है, तकवा कह रही है अगले साल, खिजर कह रहे हैं अगले साल, सारे बच्चे कह रहे हैं अगले साल। वेरी गुड। तो आप क्या ख्याल रखेंगे इस बात का कि पोस्ट डेटेड चेक्स should be parked in the next year instead of in current year? क्लियर है मेरे बच्चों? गुड। तो आए जी, इसके प्रोसीजर लिखते हैं। अच्छा, यानी आपको बताऊं, इस पूरी सिचुएशन में मैंने घुमा के आपको बैंक रिकंसिलिएशन के प्रोसीजर पूछे थे। मानते हो इस बात को? अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक टारगेट ऑन अनप्रेजेंटेड चेक्स।
ऐसा है, अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक टारगेट ऑन अनप्रेजेंटेड चेक्स, क्योंकि आपने उस पर फोकस करना था। चलें, गुड, आगे देखिएगा। हमने कहा ऑब्टेन हॉथॉर्न बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन एंड कास्ट टू चेक द एडिशंस टू इंश्योर द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी एडिशन का यहाँ पे मतलब ये है कि रिकंसाइलिंग आइटम्स में जो आपके पास बैंक बैलेंस से कैश बुक का बैलेंस आता है उसमें एडलेस हुआ हुआ होता है ना, एडलेस हुआ हुआ होता है ना। तो आप क्या करेंगे, जब बैंक बुक का बैलेंस रखेंगे तो उसमें से जो चीजें माइनस हुई होंगी उसको ऐड बैक कर देंगे ना अनप्रेजेंटेड को, और फिर बैंक बुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। ऐसा है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। तो ये कह रहा है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेना, अगर उसी में ही कोई भंड निकला, अगर उसी में ही कोई भंड निकला तो रिकॉन ही गलत है। चलें आगे, फिर वो कह रहा है कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन में ओरिजिनल ईयर से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच कर लेना और बैंक बुक का बैंक बुक से, जो होता है ना बैंक बुक का बैलेंस बैंक बुक से मैच करते हैं जो रिकंसिलिएशन में होता है, और हमारे पास जो बैंक बैलेंस आ रहा होता है वो कंफर्मेशन या स्टेटमेंट से मैच करता है, क्योंकि रिकंसिलिएशन तो एक पर्चे की है ना। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी आगे, फिर वो क्या कह रहा है, ट्रेस करें ऑल आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स ऑफ द प्री ईयर एंड कैश बुक, पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट, ऑल्सो पेइंग इन बुक प्री ईयर एंड। यानी वो कह ही रहा है कि भाई आपके पास जो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स हैं टू द प्री ईयर एंड कैश बुक, सही है जी, और पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे, प्री ईयर एंड कैश बुक आपने उठाई, उसमें आपने देखा कि भाई इतने 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 पैसे मैंने निकाले हुए, और सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में जाके देखेंगे कितने 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 क्लियर हो रहे हैं, पर किस तारीख के हो रहे हैं। एक तो ये हो गया। फिर वो कह रहा है कि भाई ये जो मेन प्रोसीजर है इसका, ट्रेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स टू अ प्री ईयर एंड कैश बुक एंड पोस्ट ईयर एंड स्टेटमेंट फॉर एनी अनयूजुअल अमाउंट और सिग्निफिकेंट डिलेज, ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। वो कह रहा है कि भाई अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड या कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मैंने आपको बताया, उसके लिए इंक्वायरी करेंगे भाई अब तक ये क्यों नहीं क्लियर हुआ। और फिर वो कह रहा है एग्जामिन एनी ओल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स टू असेस दे नीड टू बी रिटन बैक इनटू परचेज लेजर एज दे आर नो लॉन्गर वैलिड टू बी प्रेजेंटेड। ये स्टेल चेक की बात कर रहा है। हाँ जी, अगर आप स्टेल चेक भी लिखते तो इसमें बात तो सीधी है। क्या स्टेल चेक की बात कर रहा है इसमें? ऐसा है। तो सर आपने बहुत विजिलेंट रहना है कि ऐसे केसेस के अंदर वो इनडायरेक्टली भी पहुंचाएगा आपको प्रोसीजर्स के ऊपर। बात क्लियर है जी? हाँ जी, अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग खुला प्रोसीजर्स के अंदर। हाँ जी, ये कैफ का ही है फरिया, ये कैफ का ही है। तो कैफ का इन द सेंस इसलिए मतलब आप वैसे पूछे नहीं, कैफ का पास पेपर नहीं है ये। मैंने किया ये है कि मैंने ICAW का सवाल उठाया, उसमें अपनी छेड़खानी करके तुम्हारे सामने ले आया हूँ। यानी मैंने उसमें कुछ छेड़खानियाँ की हैं ताकि आपका दिमाग टेस्ट कर पाऊँ। तो बताओ कल फिर से करें रिस्पॉन्सेस का चैप्टर? हाँ जी, करें रिस्पॉन्सेस, बस डन है। आप याद करें, आप सोचें, आप याद करें, मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। अच्छा फिर दानिश बोल रहे हैं जेन्युइन क्वेश्चन भेज दें। जेन्युइन करने हैं, थोड़े मुश्किल करने हैं। एक आर इसलिए चलो हम कल ज़्यादा कर लेंगे, बोध ना चले, सही है। हाँ यही टाइम है कल का भी, सही है। फिर थोड़ा मुश्किल करते हैं। हाँ एक अच्छा एक मुश्किल, चलें सही है फरिया। हम कल बहुत सारे सवाल, चलें कल मैं एक काम ये करता हूँ, कल मैं सेशन को थोड़ा 1.5-2 घंटे पे ले जाता हूँ, सही है। पर आप प्रॉमिस करें आप बने रहेंगे, मैं ले जाऊँगा 1.5-2 घंटे पे, सही है। चलें प्रॉमिस, डन हो गया, ये मेरा वादा है। कल मिलते हैं, हम अच्छे सवाल करते हैं, सही है। और फाइनल के मैं जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहा, तुम लोगों से रेलेवेंट नहीं है ना, इतने लेंदी सवाल होंगे, तुम अपने पेपर स्पेसिफिक चलो, सही है। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।